जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, समझो क्योंकि उन्नति करना है। कबीर मॉडल, रैंचो मॉडल, अवधोजा मॉडल। मैं एक बात कहता हूं, वैसे तो मैं कई बात कहता हूं जिन पे लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन एक बात पर विशेष करके नाराज होते हैं। मैं कहता हूं पढ़ने से कोई राजा नहीं बनता। यही बात कबीर भी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ आईएएस भया न कोई। और यही बात रैंचो भी कहता है। इसी मॉडल को मैं कहता हूं कबीर मॉडल, रैंचो मॉडल, अवधोजा मॉडल। बाबूजी जब पढ़ना नहीं है तो क्या करना है? ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाना है। खजूर का पेड़ देखा, दोहा बना दिया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कभी स्कूल ही नहीं गए, कभी कॉलेज ही नहीं गए। आज उनके दोहों पर रिसर्च होती है, पीएचडी होती है। और रैंचो काबिलियत इतनी कि कॉलेज का डीन चिढ़ता है। डीन, स्टूडेंट तो छोड़ दो, डीन मुकाबले पर उतर आ रहा है। पढ़ना नहीं है तो करना क्या है? ऑब्जर्वेशन, पढ़ाई को माध्यम बनाना है ऑब्जर्वेशन की क्षमता का विकास। क्योंकि जिसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता बढ़ी, ये देखो, ये रॉबर्ट क्लाइव, भारत का दरवाजा, आधुनिक भारत का दरवाजा किसने खोला? वास्को डिगामा ने। आधुनिक भारत की निर्माण की नींव किसने रखी? रॉबर्ट क्लाइव ने। क्लर्क, जीवन क्लर्क से शुरुआत होती है। क्लर्क, इस व्यक्ति को दिखाई पड़ती है चीजें। ऑब्जर्वेशन क्षमता इतनी हाई है इस आदमी की, इतनी। मैंने जितने भी राजा देखे, हिंदुस्तान के सारे भाई बहन, मां बाप जितने लोग हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अपने बच्चों की परसेंटेज से ज्यादा ऑब्जर्वेशन क्षमता के विकास पर ध्यान दीजिए। क्योंकि राजा बनने का यही सूत्र है। अशोक, कौन सी किताब में लिखा है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी का खेल है भारत। दिखाई पड़ता है उसको। समुद्रगुप्त दिखाई पड़ता है, नेपोलियन दिखाई पड़ता है, गांधी दिखाई पड़ता है, अंबेडकर दिखाई। ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जो महान बना हो और उसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता अच्छी ना हो। है ही नहीं सर। मैं आपको एक ऐसा अरबों रुपए का सूत्र बता रहा हूं भारत समाचार के चैनल से। ब्रजेश मिश्रा जी को धन्यवाद दिया करिए, ब्रजेश मिश्रा जी को धन्यवाद दिया करिए, और भारत समाचार चैनल को धन्यवाद दिया करिए जिसने इस शो को चलाया। सिर्फ इसलिए कि भारत के युवाओं को एक नई दिशा दी जाए। आज के इस पूंजीवादी युग में जब हर काम पैसे के लिए हो रहा है, इंटरेस्ट के लिए हो रहा है, वहां भारत में एक चैनल है जो आपके बच्चों के बारे में सोच रहा है। वहां भारत में एक एडिटर है जो आपके बच्चों के बारे में सोच रहा है। भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा जी हमको बुलाकर अपने ऑफिस में कहते हैं कि सर, पैसा हम, आप बोलो कितना देना है, हम देंगे। आपका दायित्व है समर्थन देने का, सपोर्ट देने का, मजबूती देने का। जिम्मेदारी है आपकी। ऑब्जर्वेशन क्षमता बढ़ाओ। शिक्षा का मेन काम यही है। ऑब्जर्व, देखना सिखा दे, देखना। ये आंख खोल दे। इसीलिए पढ़ाई चित्रों से शुरू होती है, और जैसे जैसे क्लास बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे चित्र गायब हो जाते हैं कि अब चित्र यहां बनाओ, पढ़ो और यहां बनाओ। अब चित्र हम नहीं बना कर देंगे। तो जो जितनी बड़ी क्लास में पहुंचा और जितना ऑब्जर्वेशन क्षमता हाई हुआ, वो उतना महान बन गया। रटने का एक दुष्प्रभाव बहुत बड़ा है। जहां रटाई है वहां भूल भी है। जो रटेगा वो भूलेगा, लेकिन जो चित्र बना लेगा। रैंचो मॉडल। विदेशी कंपनियां भारत में पहुंचती हैं 15वीं शताब्दी से, और उन्हें इंतजार है कि भारत का राजा कब मरेगा,
भारत का मुखिया कब टूटेगा? क्योंकि जब परिवार का मुखिया टूटेगा तो परिवार पे कब्जा होगा, जब समाज का मुखिया टूटेगा तो समाज पर कब्जा होगा, जब राष्ट्र का मुखिया टूटेगा तो राष्ट्र पर कब्जा होगा। मुखिया मजबूत होना चाहिए। मुखिया दमदार। यूपी जैसे प्रदेश के पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ। मैं तो बाबा जी से कभी मिला अगर भविष्य में, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। संत होकर दुनियावी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दुनियावी लोग संभाल ही नहीं पा रहे। जब जब इस दुनिया में दुनियावी राजा फेल हुए, तब तब संतों को राज्य की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। बहुत लोग कहते हैं योगी जी को तपस्या करनी चाहिए, राज्य क्यों चला रहे हैं? अब ये दुनियावी राजा फेल कर गए। इन्वेस्टर समिट, वाटर संवर्धन समिट, क्या नहीं कर रहा है वो आदमी? लॉ एंड ऑर्डर, 25 करोड़ के इस प्रदेश में उस आदमी ने कानून व्यवस्था, और जनता को क्या चाहिए? जब जब इस देश में, इस दुनिया में दुनियावी राजा अपना दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाए, तो संतों ने सामने आकर जिम्मेदारी का निर्वहन किया। एक एग्जाम्पल है, राजा जनक एग्जाम्पल है, संत थे, राजपाट चलाया। एक एग्जाम्पल है भगवान कृष्ण, एक एग्जाम्पल है गुरु गोविंद सिंह। जब जब होए धर्म का यानी, बाढ़े असुर करे नितिहानी। सोच समझ और दृश्य, इसलिए भारत में ज्ञान के लिए शब्द है दर्शन। देखो और सीखो। अंग्रेज इंतजार, ये विदेशी कंपनियां इंतजार कर रही थी कि कब इस देश का मुखिया, सोने का देश, दूध दही की नदियों का देश, समृद्धि का देश, तड़प रहे थे बेचारे। कैसे मौका मिले, कैसे मौका मिले। 4 प्रमुख कंपनियां थी, इंग्लिश, डच, पुर्तगाली, फ्रेंच। इंग्लिश और पुर्तगाली के बीच वैवाहिक संबंध हो चुका था। कैथरीन बरगैंजा की शादी हो चुकी थी ब्रिटिश घराने में। पुर्तगालियों ने कहा भैया हम ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगे, हमारी और कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। गेम से बाहर हो गए। डचों ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया कि स्पाइस आइलैंड हमको दे दो, इंडोनेशिया और मलेशिया हमको दे दो, भारत तुम संभालो, हमें कोई चिंता, हमें कुछ लेना देना नहीं। 2 लोग गेम से बाहर हो गए। भारत पर कब्जे के गेम से 2 लोग बाहर हो गए। एक पुर्तगाली बाहर हो गए, वैवाहिक संबंध, मैरिज अलायंस, और एक डच बाहर हो गए, स्ट्रेटेजिकल अलायंस। अब बचा कौन? अब बचे अंग्रेज और फ्रांसीसी। इन दोनों के पास समझौता, इन दोनों से के बीच समझौता नहीं हो पाया, और इन सबको अवसर की तलाश, मौके की तलाश, और मिल गया मौका। 1739 बड़ी इंपॉर्टेंट थी वर्ष। 1739 करनाल का युद्ध, ईरान का शासक नादिर शाह भारत में घुस रहा है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, नाम से एहसास हो रहा होगा आपको, दरबारी जो घूस लेते थे उसमें हिस्सा मांगता था। मुगल बादशाह, मुगल, अगर राजा बनने के बाद भी घूस मांगना पड़े तो तुम जल समाधि ले लो। मुगल बादशाह, मुगल, जिसने खुशी होने पर किसी को अरबों रुपया दे दिया, वो दरबारियों के घूस में हिस्सा मांग रहा है। दिन भर रंगारंग प्रोग्राम चल रहा है, मुजरा हो रहा है, मुर्गा लड़ाया जा रहा है, नादिर शाह भारत की तरफ बढ़ रहा है। 1739 करनाल का युद्ध, पूरी लूट 70 करोड़ रुपए की। 1739 का 70 करोड़। 3 साल उसने ईरान के लोगों को कर से मुक्त कर दिया। 3 साल ईरान के लोगों को कर से मुक्ति। इतना लूट, मयूर सिंहासन, कोहिनूर डायमंड, और मोहम्मद शाह रंगीला को मुर्गा बना के रखा।
रंगीला रोने लगा कि अंकल जी माफ कर दिए। बोले कौन है भैया? बोले साहब ये मुगल बादशाह है। अरे बोले भगाओ यार इसको। राजा में चाटुकारिता हो? अरे साहब, राजा और चाटुकारिता के लक्षण रखता हो, नहीं काम करेंगे। कोई काम नहीं करेंगे। नहीं चाहिए ठेका, नहीं लेंगे। पर चाटुकारिता, जीवन में चाटुकारिता मत रखना, चाहे कुछ भी रखना। खैर, ये जब घटना घटी और मुगल बादशाह की बेइज्जती हुई और मुगल साम्राज्य लूटा गया, विदेशी कंपनियों को बड़ा उत्साह मिला। अरे भगवान, जिस मौके की हम तलाश कर रहे थे वो मौका तो आ गया सामने। इस देश का मुखिया खत्म। अब इनको लगा कि अब क्या करें। 2 गेम से बाहर हो चुके थे, डच और पुर्तगाली। अब ब्रिटिश और फ्रांसीसी। अब इन दोनों को डिसाइड करना था कि इस देश का मुखिया कौन बनेगा, ये देश किसके कब्जे में आएगा। तो बिना लड़े तो क्लियर नहीं, जहां समझौता नहीं वहां युद्ध है। या तो समझौता करो या युद्ध करो। पुर्तगालियों ने समझौता कर लिया, डच ने समझौता कर लिया, लेकिन ब्रिटानी और फ्रांसीसियों के बीच कोई समझौता ना हो सका, तो अब युद्ध होगा। एंग्लो कर्नाटिक युद्ध 1740 से 1760। एंग्लो कर्नाटिक युद्ध बड़ा इतिहास में इसका इंपॉर्टेंट है। एंग्लो कर्नाटिक युद्ध का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत। इसमें 2 नायक हैं, एक ड्यूप्ले और एक रॉबर्ट क्लाइव। ये एक ड्यूप्ले और एक रॉबर्ट क्लाइव। एंग्लो कर्नाटिक युद्ध, यहीं से भारत पर विदेशी आधिपत्य की कहानी की शुरुआत। कहानी आधिपत्य की शुरुआत नहीं, विदेशी आधिपत्य के कहानी की शुरुआत, ब्रिटिश आधिपत्य के कहानी की शुरुआत। क्या है एंग्लो कर्नाटिक युद्ध? ब्रिटानी और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध, यह डिसाइड करने के लिए कि यह देश किसका। पहला एंग्लो कर्नाटिक युद्ध हुआ मद्रास को लेकर, और उस युद्ध में एक छोटी सी फ्रांसीसी टुकड़ी ने ड्यूप्ले के नेतृत्व में भारतीय सेना को हरा दिया। भारतीय कमजोर नहीं है, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं है। जो हार रहा है उसमें कमजोरी की बात नहीं होती, कमी। कमजोरी और कमी बड़े मिलते जुलते शब्द हैं। हारने का मतलब कमजोरी ही नहीं होता, हारने का मुख्य मतलब होता है कमी। राणा प्रताप में कमजोरी, राणा सांगा में कमजोरी, पृथ्वीराज चौहान में कमजोरी, कोई कमी है। और जब तक उस कमी पर ध्यान नहीं जाएगा, आप उस कमी को दूर नहीं कर पाओगे। राणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान महान योद्धा। योद्धा होना और युद्ध में जीतना 2 अलग अलग बातें हैं। एक छोटी सी फ्रांसीसी टुकड़ी ने स्थानीय सेना, भारतीय कहना तो उचित नहीं होगा, स्थानीय सेना को हरा दिया। ड्यूप्ले का उत्साह बढ़ गया कि अरे यार, ये मेरी छोटी सी डिसिप्लिन। जीवन में डिसिप्लिन रखिए, प्रायोरिटी बनाइए, प्राथमिकता बनाइए, नियम बनाइए, गोल बनाइए। कहां जीवन को ऐसे व्यतीत किए दे रहे हैं भाग्य के सहारे। होता होगा भाग्य, मिडिल क्लास के लोगों का नहीं होता, लोअर मिडिल क्लास के लोग। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को भाग्य के सिद्धांत को मानना ही नहीं चाहिए। होता होगा, लेकिन भाग्य का सिद्धांत संघर्ष की क्षमता को मार देता है। लोअर मिडिल क्लास, ईडब्ल्यूएस, इन तीनों को भाग्य के सिद्धांत को नहीं मानना चाहिए। इसलिए नहीं कि नहीं होता है, होता होगा, हमसे क्या। लेकिन भाग्य का सिद्धांत युद्ध करने की क्षमता को मार देता है।
रिलैक्स कर देता है कि सब भाग्य से हो रहा है। कलाम साहब भाग्य मान लेते, डॉक्टर अंबेडकर भाग्य मान लेते, गांधी जी भाग्य मान लेते, लड़ते रहे, लड़ते रहे। जितने महान व्यक्तित्व को देखोगे उसमें एक चीज देखोगे, लड़ते रहे, लड़ाई नहीं छोड़ी। समरकंद ना सही, दिल्ली सही, अगर लड़ाई चलती रहेगी तो कुछ तो मिलेगा। जिंदगी ना सही, जन्नत सही, कुछ तो मिलेगा। लड़ाई का एक बड़ा अच्छा नियम है, कुछ तो देकर जाएगा ही। इसलिए युद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। युद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी यानी युद्ध। मन करे सुप्राण दे और मन करे सुप्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों के नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। लड़ना है, किसी भी कीमत पर लड़ना है। और यहीं से ड्यूप्ले को एक उत्साह बढ़ा उसका कि यार ये भारत स्थानीय जो सेना है हिंदुस्तानियों की, ये डिसिप्लिन नहीं है, इनमें आपस में एकता नहीं है। देखो हिंदुस्तान को आज एकता है। दलित रो रहा कि भैया ब्राह्मणों ने बहुत परेशान किया। भैया आज बेरोजगारी परेशान कर रही है, हिंदू परेशान है, मुसलमान जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसी समस्याओं से परेशान है जिनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी। और फिर ड्यूप्ले ने एक विजन देखा भारत पर कब्जे का। विजन, एक फॉर्मूले को जन्म दिया उसने। भारत पर कब्जा सेना से नहीं हुआ, भारत पर कब्जा 3 फॉर्मूलों से जन्म हुआ। और पहला फॉर्मूला पैदा हुआ एंग्लो कर्नाटिक युद्ध में, एंग्लो कर्नाटिक वॉर में, वो भी दूसरे युद्ध में। कौन सा फॉर्मूला? किंग मेकर का फॉर्मूला, नृप निर्माता, किंग मेकर। भारत में हर आदमी को राजा बनना है, सबको। और राजा बनने की जो रिक्वायरमेंट है वो है व्यक्तित्व। मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं। गर्मी में 17 डिग्री टेम्परेचर पर लोग एसी चला के सोते हैं, वो क्या खाक गर्मी बर्दाश्त कर पाएंगे? और जीवन परिवर्तन गर्मी से ही होता है। जीवन परिवर्तन ठंडक से नहीं होता। रख दीजिए लोहे को बर्फ की सिल्ली में पड़ा रहेगा, लेकिन एक टेम्परेचर देंगे तो पिघलेगा। जिसको भी अपने आप को बदलना है उसको तापमान सहना पड़ेगा, और उस तापमान सहने की क्रिया का नाम है तपस्या। सबको राजा बनना है, सबको। बस कोई ताबीज दे दो भैया इनको, अरे साहब सरे सर। भारत में सबको राजा बनना है, पर तापमान नहीं सहना है। सहना पड़ेगा। भगवान राम को सहना पड़ा, और राजा से भगवान बनने के लिए और तापमान सहना पड़ा, और लड़ाई लड़नी पड़ी। तापमान तो सहना पड़ेगा, नियम है वो। तो हैदराबाद और कर्नाटक 2 राज्यों को चुना, दोनों जगह उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी। और जिस घर में आंतरिक लड़ाई चल रही हो वहां फायदा उठाना बड़ा आसान होता है। सरकार पिक्चर देखी, मूवी ना, के मेनन और अमिताभ बच्चन, बाप बेटे के बीच तनाव चल रहा है, और उस बाप बेटे के तनाव को उसके दुश्मन कैसे इस्तेमाल करते हैं? बेटे को तैयार कर लेते हैं बाप की हत्या करने के लिए। घर में तनाव नहीं होना चाहिए।
इस देश में कितना तनाव है, हिंदू मुसलमान, अपर कास्ट लोअर कास्ट, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, बिहारी पंजाबी। इस देश को तो कोई भी तबाह कर दे। जहां भी आंतरिक कला है वहां बाहरी को घुसने के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आंतरिक कला से बचना चाहिए। निजामुल मुल्क की मृत्यु हो चुकी थी 1748 में। वहां दो लोग लड़ रहे थे, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। कर्नाटक में दोस्त अली की मृत्यु हो चुकी थी, वहां दो लोग लड़ रहे थे, चंदा साहिब और नरवरुद्दीन। और ट्यूपले ने मुजफ्फर जंग को अपनी तरफ मिलाया और चंदा साहिब को अपनी तरफ मिलाया और कहा तुमको गद्दी दिलाएंगे दोस्त, हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए। ट्रिपटाइट समझौता, 3 लोगों का समझौता, त्रिगुट का दल तैयार हुआ। 1749 अंबर का युद्ध बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है, लिख लीजिए, आप में से बहुत लोगों ने सुना ही नहीं होगा। 1749 अंबर का युद्ध हिंदुस्तान के इतिहास में एक अलग ही युद्ध है। अनवरुद्दीन की हत्या हो गई कर्नाटक के नवाब की। चंदा साहिब को ड्यूप्ले ने बैठाया कर्नाटक की गद्दी पर। नासिर जंग 1751 में मारा गया। मुजफ्फर जंग को बैठाया हैदराबाद के ताज सिंहासन पर। अब ड्यूप्ले का आदमी चंदा साहिब कहां? कर्नाटक में, और ड्यूप्ले का आदमी मुजफ्फर जंग कहां? हैदराबाद में। अब इन दोनों लोगों की बारी थी रिवॉर्ड देने की, क्योंकि ड्यूप्ले ने इन दोनों को राजा बना दिया था। तो चंदा साहिब ने ड्यूप्ले को 80 गांव दिया पौंडीचेरी में, और मुजफ्फर जंग ने 20 लाख रुपया कैश सिर्फ ड्यूप्ले को। फ्रांसीसी सेना को बहुत पैसा दिया, मसूलीपट्टनम का शहर दे दिया, और ड्यूप्ले को ऑनरेरी गवर्नर बना दिया। रिवर कृष्णा से कन्याकुमारी, ड्यूप्ले सन्नाटे में। इतना। और यहीं पे पहले सिद्धांत का जन्म हुआ। भारत पर कब्जे के पहला सिद्धांत कौन सा? किंग मेकर का सिद्धांत। इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस एंड हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। भारतीयों के आंतरिक मामले में दखलंदाजी दो और इनसे आर्थिक और राजनीतिक फायदे लो। मैं जब बोल देता हूं ना, बहुत नाराज होते हैं लोग मेरे ऊपर। वो तो देशद्रोही, ब्राह्मणों को उल्टा सीधा बोल रहा है, हिंदुओं को बोल रहा है, मुसलमानों को बोल रहा है। मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, मैं आईना दिखाता हूं, आईना। देखो, भारतीयों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी दो और इनसे राजनीतिक और आर्थिक फायदे लो। आज हिंदू हो या मुसलमान, चुनौती क्या है? रोजगार। आज हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, चुनौती क्या है? महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब जरूरी है। अब वो पुराने मुर्दे उखाड़ के कोई संदर्भ किसी भी जगह पेश करके, तो पहला फार्मूला, भारत को 3 फार्मूले पे कब्जा किया। पहला फार्मूला किंग मेकर का फार्मूला। स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तीनों फार्मूलों को बताऊंगा। अब ये फार्मूला निकाला, पैदा किसने किया? ट्यूपले ने। इस फार्मूले को इस्तेमाल पहली बार किसने किया? क्लाइव ने। बंगाल पहुंचा, बोला कौन राजा बनेगा? मीर जाफर ने हाथ उठाया, साहब हम राजा बनेंगे। हाँ बोला, बोला इसको राजा। बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, मीर जाफर को राजा बनाया। अरे जाफर ने जम के पैसा दिया कंपनी के अधिकारियों को। अप्रोक्सीमेटली लमसम 50 लाख तो रॉबर्ट क्लाइव को ही दिया। आप भर के बोरे में पैसा दिया। फिर तो अंग्रेज अधिकारी डेली आके मीर जाफर से पैसा मांगते थे। डेली 10 रुपया दे दो, सिगरेट लेना है। 1760 में मीर जाफर ने कहा कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है। बोला नीचे उतर, पैसा नहीं है। मीर जाफर को नीचे उतारा, बोला आप कौन राजा बनेगा? मीर कासिम ने कहा साहब हम बनेंगे। बोले इसको बिठाओ। 1760 में मीर कासिम बना बंगाल का नवाब, लेकिन मीर कासिम सद्दाम हुसैन बन गया बंगाल का। अभी बताऊंगा कैसे। फिर वो मराठा सरदार रघुनाथ राव, वो भी आया बम्बई प्रेसिडेंसी के पास। सरकार हमने सुना है कि आप लोग राजा बनाते हैं। बोले हाँ, हमारा पुराना धंधा अब छोड़ दिया हमने, अब हम राजा बनाते हैं घूम घूम के। बोले साहब हमको पेशवा बनना है। बोला पैसा लाए हो? बोले लाए साहब। बोले चल तुझको पेशवा बनाएंगे। पहला आंग्ल मराठा युद्ध। फिर वो
रंजीत सिंह की विधवा रानी जिंदान एलन बरो से मिलने आती है कि सर वो मेरा बेटा रो रहा है सर, दिलीप सिंह इसको राजा बनना है। बोले बनाएंगे ना मैडम, और करना क्या है हमें इंडिया में, तुम लोग के बेटों को राजा ही तो बनाना है। पहला फॉर्मूला किंग मेकर का फॉर्मूला किसने इवॉल्व किया? ड्यूप्ले ने। किसने पहली बार सफल इस्तेमाल किया? क्लाइव ने। किसने इसको पूरे भारत में इस्तेमाल किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ढूंढ ढूंढ कर आंतरिक मामला खोजते थे, कहां मामला चल रहा, और हर घर में चल रहा है। आज वही हाल हो रहा है भारत के साथ। ये हमारे देश के बाहर के दुश्मन ये हमें आपस में लड़ा रहे हैं। आज एकदम वही कहानी चल रही है, और फिर ये देश बेहोशी में सोया हुआ है। उस वक्त भी किसी को एहसास नहीं हो रहा था कि क्या चल रहा है। कोई विदेशी सत्ता हमारे ऊपर नजर गड़ाए हमें तोड़ रही है और हमारे ऊपर कब्जा करने जा रही। आज भी वही चल रहा है। मीर जाफर को एहसास हुआ होगा कि ये हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे, हमारे लोगों की चमड़ियां उतरवा लेंगे। किसको छोड़ा अंग्रेजों ने? किसको? ब्राह्मणों को, दलितों को, मुसलमानों को, किसको छोड़ा? हर भारतीय उनके लिए शूद्र था, हर भारतीय। वो तो 1857 के बाद जब उनको लगा कि डिवाइड एंड रूल करना पड़ेगा, तब कुछ लोगों को गले लगाना शुरू किया उन्होंने। अंबर का युद्ध 1749, पहले फार्मूले का जन्म, किंग मेकर का फार्मूला, बड़ा सफल फार्मूला रहा। कर्नाटक और हैदराबाद पर फ्रांसीसियों का कब्जा, फ्रांसीसी उपलब्धि अपने चरमोत्कर्ष पर, ड्यूप्ले मस्त। ईस्ट इंडिया कंपनी की मीटिंग चल रही थी कि सरकार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो फ्रांसीसी आगे बढ़े जा रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो उस वक्त कंपनी का क्लर्क था रॉबर्ट क्लाइव, मीटिंग में वो भी मौजूद था, सुन रहा था। तो उसने बोर्ड मेंबरों से कहा कि साहब एक मौका हमको भी दो साहब, हमको मौका दो साहब, हम आपको इस दिक्कत से बाहर निकालेंगे। अब इस घर में 4 लोगों की अगर हिंदुस्तान में मीटिंग चल रही हो, नौकर खड़ा हो, कह दे साहब हमको मौका दो, उसको 2 जूता मार दे लोग। समझदार कौन है अंग्रेज? बोली अच्छा निकाल दोगे मुसीबत से? उसने कहा साहब एकदम निकाल देंगे। कहा जाओ तुमको चार्ज दिया, जाओ निकालो। चेस के गेम में और राजशाही के गेम में जब तक राजा जिंदा है, चेस गेम खत्म नहीं होता। अनवरुद्दीन तो मर गया, उसका बेटा मोहम्मद अली, उसने अपने आप को नया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तिरुचिरापल्ली के किले में बैठा हुआ था। फ्रांसीसी, चंदा साहब और हैदराबाद की सेनाओं ने उसे घेर रखा था। अब क्लाइव ने घेरे को तोड़ने के लिए एक कदम उठाया, आरकोट पे हमला कर दिया, चंदा साहिब के घर पे। चंदा साहिब भागे अपना घर बचाने के लिए, तंजावुर के राजा से रास्ते में उनकी हत्या करवा दी। तिरगुट में से एक आदमी खत्म। फ्रांसीसी कंपनी पीएसयू थी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, सरकार के अंदर में थी। फ्रांसीसी गवर्नमेंट दुनिया की करप्ट गवर्नमेंटों में से एक, और गवर्नमेंट को पता नहीं था ड्यूप्ले क्या कर रहा है। क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कह के फ्रांसीसी सरकार के पास पैसा पहुंचवा दे, ये लो पैसा। बोले क्यों भैया? अरे बहुत छोटा सा काम है। बोले क्या? बोले ड्यूप्ले को हटा दे यार। जितना काबिल आदमी उसके उतने ज्यादा दुश्मन। मूर्खों के दुश्मन नहीं होते। सुदामा का कोई दुश्मन है? कोई नहीं। मूर्खों के दुश्मन नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं भैया हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, तुम खत्म हो। मूर्खों के दुश्मन नहीं होते, दुश्मन तो काबिल लोगों के होते हैं। ड्यूप्ले, फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने ड्यूप्ले को हटा दिया। फ्रांसीसी गवर्नमेंट को पता ही नहीं था ये आदमी क्या कर रहा है। तो एक तरफ तो तिरगुट तोड़ दिया क्लाइव ने, दूसरी तरफ ड्यूप्ले को हटवा दिया। ड्यूप्ले के मन में ही सारा गेम सेट था। ड्यूप्ले हट गया, जो अगला फ्रांसीसी गवर्नर आया काउंट डिलाली, उसको पता ही नहीं चला खेल क्या चल रहा है। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्लाइव से बहुत खुश हुई। अरे बोले क्या खेलते हो यार तुम, शाबाश, वाह, प्रमोशन।
क्लर्क से प्रमोशन, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम 1756, 1756। ये प्रमोशन नहीं है, ये लीप है, लीप। क्लर्क से गवर्नर। और जब ये बंदा बंगाल पहुंचा 1756, वहां तो इसको विभीषणों की फौज दिखाई पड़ गई। एक विभीषण ने रावण को खत्म करा दिया था और बंगाल में हजारों विभीषण, मीर जाफर, मीर कासिम, ओमी चंद, मानिक चंद, जगत सेठ, खादिम खान। अरे इसने कहा बस बस अब तो लड़ना ही नहीं। 1757 प्लासी का युद्ध, कुबेर पे कब्जा, भारत का कुबेर बंगाल। फिर तो फ्रांसीसियों को हराना चुटकी का काम था, चुटकी। वांडीवाश का युद्ध 1760 के दशक में, और फ्रांसीसी चुनौती का अंत। और इस चुनौती को अंत करने का महानायक कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। क्या क्षमता रही होगी इस आदमी की ऑब्जर्वेशन की। हालांकि बाद में आत्महत्या की इस आदमी ने। ऑब्जर्वेशन कौन पढ़ के आया था? किसी किताब में लिखा था कि जाओ भारत जा रहे हो, नास्ट्राडामस लिख के गया था इसके लिए कि भारत जाना, फिर इस सूत्र का इस्तेमाल करना ना। ऑब्जर्वेशन। मैं इस देश के सभी नागरिकों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, अपने बच्चों को परसेंटेज के लिए ना मारें। अपने बच्चों को कबीर मॉडल और रैंचो मॉडल पर लाएं। कबीर मॉडल और रैंचो मॉडल का प्रचार मैं कर रहा हूं। मैं इसी को कह रहा हूं अवध ओझा मॉडल। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर दे। सारे शिक्षकों से मैं निवेदन कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई, रटा रटाया मत पढ़ाए। व्हाट इज मशीन विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट? सर फैन, सर ये चैन, सर अप एंड डाउन, सर। कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर दे। क्वेश्चन पूछने दे कि स्पेस में पेंसिल क्यों नहीं चल सकती सर। विद्यार्थियों के सवाल को अपना ईगो ना बनाएं। ऑब्जर्वेशन की क्षमता बढ़ाएं। ऑब्जर्वेशन की क्षमता बढ़ाएं। ऑब्जर्वेशन। इस देश के हर लड़के के पास 400 पेटेंट रहेगा। हर लड़का फुंगसुक वांगड़ू बन जाएगा, इतनी क्षमता है इस देश में। मैं इस देश के सभी अभिभावक, मां बाप, शिक्षक सबसे निवेदन कर रहा हूं, रैंचो मॉडल का प्रचार करें। कबीर मॉडल, रैंचो मॉडल, उसका प्रचार मैं कर रहा हूं अवध ओझा मॉडल के रूप में। है तो ये बेसिकली कबीर मॉडल, बुद्ध मॉडल भी कह सकते हैं। बुद्ध ने भी देखा 4 आदमियों को। बुद्ध की भी ऑब्जर्वेशन क्षमता बहुत हाई है। किसी संत को, किसी महात्मा को पकड़ लीजिए, ध्यान करिए, योग करिए, मन को शक्तिशाली बनाइए, शरीर को शक्तिशाली बनाइए, ऑब्जर्वेशन क्षमता को बढ़ाइए। अब इस देश को परसेंटेज का जो मिथ है उसे तोड़ देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी के बच्चे, 5th के बच्चे, सिर्फ उनको ऑब्जर्व करना सिखाइए। मारिए मत उनको, प्रेशर मत दीजिए। स्कूल प्रेशर देता है। छोटे बच्चे, आप सोचिए जब आप छोटे थे आपको पता था IAS क्या होता है? आपको पता था डॉक्टर क्या होता है? आप उस उम्र में वापस लौट कर देखिए, नर्सरी की उम्र में। वो उम्र खेलना चाहता है, वो उम्र देख के सीखना चाहता है। हर माँ बाप को 10 मिनट कम से कम अपने बच्चों को डेली देना चाहिए। और 10 मिनट नहीं दे सकते तो 10-10 मिनट हर दिन का निकाल लीजिए, 1 घंटा संडे को दे दीजिए। खुद दिखाइए और समझाइए, पढ़ाइए मत। और फिर देखिए आपके बच्चों की क्वालिटी कैसे चेंज होती है। ऑब्जर्वेशन बढ़वाइए अपने बच्चों का, प्रेशर मत दीजिए। छोटे छोटे बच्चे साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बहन की बेटी क्लास 3rd में साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है, एंटी डिप्रेशन पिल लेती है। ये देखिए ऑब्जर्वेशन क्षमता इतनी आई, ब्रिटेन से आके भारत पर कब्जा कर लिया। यहां भारत में रह के अपने गांव पे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, मारे जा रहे हैं अलग से। एंग्लो कर्नाटिक युद्ध ने यह फैसला कर दिया कि अब भारत पर कब्जा किसका। अब भारत पर कब्जे के दौड़ में कौन? ब्रिटिश। और कर्नाटक से सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने छलांग लगाई बंगाल में। और बंगाल भारत का कुबेर
बंगाल की उपजाऊ भूमि, बंगाल का मलमल, बंगाल का हैंडीक्राफ्ट, बंगाल का सीधा संबंध इंडो चाइना से, इंडो चाइना स्वर्ण भूमि, बंगाल कुबेर। 1651 1651 में अंग्रेजों ने अपनी एक कंपनी खोली वहां पे हुगली में, और जब बंगाल ने अपनी कंपनी खोली तो वहां की समृद्धि का दर्शन हुआ। 1651 1651 में अंग्रेज डॉक्टर था बाउटन, उसने सासूजा की बेटी को ठीक कर दिया, बुखार ठीक कर दिया उसका। सासूजा ने तुरंत तोहफा दिया कंपनी को, 3000 रुपया सालाना, तो ट्रेड करो जितना मन कहे उतना। 1698 आजिमुस शान वहां का गवर्नर, उसने कालीकट, सुतनाती, गोविंदपुर 3 गांव की जमींदारी दे दी। यही तीनों गांव बाद में कलकत्ता बने। और 1717 में फारूक सियार ने दस्तक दे दिया। दस्तक यानी पास, कंपनी के उत्पादों के लिए, कि कंपनी का उत्पाद पास दिखाएंगे और कस्टम ड्यूटी नहीं देंगे। लेकिन कंपनी के अधिकारी उस पास का दुरुपयोग करने लगे, अपना प्राइवेट ट्रेड करने लगे, व्यक्तिगत व्यापार, और अपना तो करने ही लगे, अपने हिंदुस्तानी दोस्तों को भी पास देने लगे। बंगाल की ट्रेजरी को नुकसान होने लगा, और यहीं से दस्तक की वजह से बंगाल नवाब और कंपनी के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। दस्तक यानी पास। मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान जैसे नवाबों ने परिस्थिति को संभाला। 1756 में सिराजुद्दौला बना बंगाल का नवाब, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। यंग, डायनेमिक, एनर्जेटिक, कौन? सिराज। लेकिन इम्पेशंस, धैर्य जो है एक इतनी बड़ी शक्ति है। धैर्य, D = D, धैर्य = धर्म। 5 मिनट शांत होकर बैठना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। और जब मन शांत होता है तो चेतना एक्टिव होती है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना आए। जब मन शांत होता है तो चेतना एक्टिव होती है, और जब वो चेतना विचार देती है तो उसका कोई तोड़ नहीं होता। यही ध्यान है। ध्यान यानी चैतन्य को एक्टिव करने का सूत्र। इसीलिए तो ये देश भारत ज्ञान का देश, भगवान पैदा करने का देश, और जो भगवान पैदा करने का देश था आज आईएएस बना के बड़ा खुश हो रहा है। भैया आईएएस बन गए, जिंदगी की सारी तमन्ना पूरी हो गई। ठीक है, अच्छी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। अच्छी क्या, बहुत बड़ी उपलब्धि। आईएएस बनना भारत में मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह देश तो भगवान बनाता था, आज वहां लोग आईएएस बन के खुश हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।